गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक डेरिवेशन किया था, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो सबको आई होप क्लियर होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ है और प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उस पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है, इसका मतलब उस सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। उस सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मोर ससेप्टेबल है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन कम प्रोड्यूस होता है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, लेसर है, मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेसर ससेप्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी ससेप्टिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं बाय गोइज मेथड। गोइज मेथड में हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम एक मेटल कोर पे एक कोयल चढ़ा देते हैं और उसमें से, इस कोयल में से करंट पास करने पे वो जो मेटल कोर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो ये यहाँ पे दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इस सेटअप को अच्छे से देखना। इसमें हम बीच में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रखते हैं और उसमें सैंपल लेते हैं और इस तरफ हम वेट्स रखते हैं और यहाँ पे हम एक मेजरिंग स्केल रखते हैं विद निडल होती है जिसकी, ठीक है। जब ये दोनों, अब ये जो सिलेंडर है हाफ तो इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में है और हाफ इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर है, ठीक है। अभी ये जो दोनों हैं बैलेंस में है, मतलब यहाँ जितने वेट्स रखे हुए हैं वो इस सिलेंडर के वेट को ले पा रहे हैं और इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो निडल है ये सेंटर में है। लेकिन अगर हमने इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो अगर हम इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ मोर ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होगा और इसमें से मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो अब ये अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ मोर अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने पे ये नीचे की तरफ झुकेगा। अगर ये डाउनवर्ड झुकेगा तो ये जो वेट्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसको फिर से उसी पोजीशन पे लाना है, मतलब नॉर्मल बैलेंस पोजीशन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और ज़्यादा नंबर ऑफ वेट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के वेट को बैलेंस करने के लिए हमें या ज़्यादा नंबर ऑफ वेट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में उल्टा होगा। अगर हम इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं विच इज़ लेस ससेप्टेबल टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा और जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हैं वो इसमें से कम पास होंगी, ठीक है। तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से वेट्स हटाने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे, वेट्स हटाने पड़ेंगे इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए, मतलब इसी पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है। इसी पोजीशन पे लाने के लिए हमें यहाँ से वेट्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो डायमैग्नेटिक के सब्सटेंस के केस में हमें वेट्स रिमूव करने पड़ते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में हमें वेट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब पे, अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mg के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मास में चेंज हो रहा है, ठीक है, मास में चेंज हो रहा है। हम वेट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में ऐड कर रहे हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में रिमूव कर रहे हैं। तो जो वेट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल m, ठीक है, डेल mg, क्योंकि जो ये डेल m लेंगे हम वो डिफरेंस लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है तो बिना सब्सटेंस रखे क्या वेट था और सब्सटेंस रखने के बाद क्या वेट था, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल m। g इज़ ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इक्वल टू हाफ इंटू काई माइनस काई ए इंटू AH स्क्वायर, वेयर काई इज़ द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सैंपल। जो हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब में सैंपल रखा है उसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होगी। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सैंपल पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है। एंड काई ए इज़ द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, ये क्या होगी, एयर की वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होगी। एंड एच इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन, ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा स्पेसिमन का, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज डेल एम एस बाय डेल एम डब्ल्यू इज इक्वल टू काई सैंपल माइनस काई एयर डिवाइडेड बाय काई वाटर माइनस काई एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन मास आएगा वो सैंपल के लिए आएगा और यहाँ पे चेंज इन मास किसके लिए आएगा, वाटर के लिए आएगा। तो यहाँ पे काई सैंपल की ससेप्टिबिलिटी, अब ये कैसे आया, जैसे कि ये है, ये अगर मान लो हम यहाँ पे हम रेफरेंस वाटर ले रहे हैं, जब हम वाटर के लिए लेंगे तो वाटर और सैंपल दोनों के लिए जी सेम होगा, हाफ सेम होगा, ए सेम होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो जो बचेगा फैक्टर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल एम सैंपल बाय डेल एम वाटर इज इक्वल टू काई सैंपल माइनस काई वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय काई वाटर माइनस काई एयर। तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब अगर हमें ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर पता है, वाटर की ससेप्टिबिलिटी पता है, वाटर का चेंज इन मास पता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे मास ऑफ चेंज इन मास ऑफ सैंपल पता है तो हम यहाँ पे काई ऑफ सैंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ से काई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट गोइज मैथड, जहाँ से हम सैंपल की ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन नंबर 2। अब एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक एप्लीकेशन क्या होता है कि इससे हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि काई एम जो होता है वो जो काई एम होता है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी होता है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी उसके उस स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के सम के इक्वल होती है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उन स्ट्रक्चर में जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे कर रखी है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। और एडिटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एडिटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है कि जो वो प्रॉपर्टी है उसका जो नेट सम आएगा वो जो इंडिविजुअल एटम्स की उस प्रॉपर्टीज़ के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के सम के इक्वल आएगा। जैसे बेंजोइक एसिड है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हर एटम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पता होना चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल में दे ही रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अदरवाइज़ इसको एक बार ध्यान में भी रख लेना कि हर एटम की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक कार्बन एटम की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी होती है, -6.0 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 7 की कितनी होगी, उतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। उसके ऊपर से 6 हाइड्रोजन एटम, तो 6 इंटू एक हाइड्रोजन एटम की जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वो इतनी होती है, तो 6 की कितनी होगी, वो इतनी आ जाएगी। एक ऑक्सीजन एटम की जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वो इतनी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो इतनी आ जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है ये OH एल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम इन एसिड्स, और जो बेंजीन रिंग है उसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ये होगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा हमारे पास, जो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी और जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू थी वो इतनी थी। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू है वो आपस में क्या है, क्लोज है। तो मतलब जो हमारी गिवन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसीटेट। अब जो मिथाइल एसीटेट है विच इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी है, -6.0 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारे पास ये आ जाएगी। 2 ऑक्सीजन एटम है, अब इस ऑक्सीजन की ससेप्टिबिलिटी अलग है और इसकी अलग है। जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है एस्टर वाला उसकी इतनी होगी और जो ऑक्सीजन एटम नॉर्मली प्रेजेंट है उसकी अलग होगी,
ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था कि जो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, और जो डबल बॉन्ड बनाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होती है। सेम हमने पीछे भी डिस्कस किया था। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी -43.55 इंटू 10⁻⁻6। ये तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो ये होगी 43.6 इंटू 10⁻⁻6। तो मतलब जो गिवन स्ट्रक्चर होगी वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं। वैसे हम कोई भी एटम की बात करें तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड भी चक्कर लगा रहा होता है और अपनी स्पिन के अराउंड भी मूव कर रहा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मेनली स्पिन की वजह से होता है, ऑर्बिटल की वजह से वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल में उसका जो मोशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो इस वजह से जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मूवमेंट में वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम ज़ीरो मानते हैं। स्पिन की वजह से बेसिकली उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट में। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जो क्या होगी वो अपोजिट होगी। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और उस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसको उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में इसके साथ नहीं है। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज़ीरो ना होके नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो माइक्रोमैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि उनका इटसेल्फ परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। और तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं अगर हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो माइक्रोमैग्नेट्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट था, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा था। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। हमने जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूज़ किस चीज़ में है, जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को कंफर्म करने में है। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के मैग्नेटिक मूवमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन हो गया कि हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता हो। ठीक है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो ये होती है अल्फ़ा एम म्यू एम स्क्वायर एन बाई 3kT। जो अल्फ़ा एम है वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एन इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, के इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। द ओनली टू वेरिएबल थिंग्स हेयर आर मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर। तो अगर हम काई एम वर्सेज 1/T एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर हम काई एम वर्सेज 1/T एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसका स्लोप क्या होगा, म्यू एम स्क्वायर बाई 3k। ठीक है, सो स्लोप इज इक्वल टू म्यू एम स्क्वायर एन बाई 3k। तो इस ग्राफ के अगर हमें स्लोप पता है, ठीक है, अगर इस ग्राफ से हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो स्लोप पता है हमें, n पता है, 3 पता है, k पता है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास,
म्यू एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, म्यू एम की। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, अग्स गोस इनवर्स। और जो 1 बोहर मैग्नेटोन होता है वो किसके इक्वल होता है, 9.2732 इंटू 10⁻⁻21 अग्स गोस इनवर्स। ठीक है, तो वैसे तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम जनरली बोहर मैग्नेटोन में ही मोस्टली इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट L इंटू L+1 बोहर मैग्नेटॉन। और जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट S इंटू S+1 बोहर मैग्नेटॉन। Now due to the electrons tied into the nuclear configuration, orbital motion do not have configuration to magnetic moment. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने बताया था अगर वो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में टाइड अप हैं तो उनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, स्पिन की वजह से होगा। तो म्यू एम नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट S इंटू S+1 बोहर मैग्नेटॉन विच इज़ ओनली ड्यू टू स्पिन। ठीक है, एंड स्पिन फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2, फॉर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2/2 होगा, एंड फॉर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3/2 होगा, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n/2 होगा। सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी 2 स्क्वायर रूट S इंटू S+1 रखेंगे तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n/2। S की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/2। तो S की वैल्यू हमने रख दी n/2 इंटू n/2 + 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट आ जाएगा वो स्क्वायर रूट n इंटू n+2 आएगा। तो जो इसका नेट फॉर्मूला होगा वो ये होगा, दैट इज़ म्यू एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट है वो हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन समझ लो कि कर रहे हैं। फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर वाली की थी, सेकंड हमने ये किया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता है डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हम वो स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, काईएम इज इक्वल टू अल्फा एम म्यू एम स्क्वायर n/3 kT, ये होता है इसका वैल्यू। अब जो अल्फा एम होता है अगर वो डायमैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसमें कि वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। सो काई एम नेट इज इक्वल टू म्यू एम स्क्वायर n/3 kT। तो म्यू एम की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट n इंटू n+2 होती है। तो म्यू एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n इंटू n+2 होगी। तो काई एम इज इक्वल टू n/3 kT इंटू n इंटू n+2। ठीक है, तो काई एम की ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हमें इसमें काई एम की वैल्यू पता हो, n इज़ अ कांस्टेंट, k इज़ अ कांस्टेंट, t इज़ अ कांस्टेंट, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें म्यू एम की वैल्यू निकालनी है और अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से n की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू और काई एम की। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो म्यू एम की वैल्यू भी आ जाएगी, n की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ एक कि अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता है तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सो इफ़ वी नो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन फाइंड आउट काई एम, और अगर हमें काई एम पता हो तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और अगर हमें काई एम पता हो तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैंने पूछा भी है, ठीक है, असाइनमेंट में, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिटेल में पढ़ें एप्लीकेशन ऑफ काई एम, सो फर्स्ट हमने एप्लीकेशन ये पहले भी पढ़ लिया कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंफर्म करना हो तो हम उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में भी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हेल्प मिलती है।
क्योंकि हम उसे थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। मान लो अगर किसी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 3400 इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसका मतलब जो वो कंपाउंड है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो इस तरह से, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच कर लेते हैं, तो ये जो हमारा है कंफर्म हो जाता है कि उसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू से भी देख सकते हैं। ये आपको एज एग्जाम्पल लिखनी है बस इसकी एप्लीकेशन में। इससे रिलेटेड एज सच कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस एप्लीकेशन में पूछा गया तो आपको ये बताना है विद एग्जाम्पल। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करने में भी हेल्प करता है। मान लो अगर हमें किसी कंपाउंड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता हो तो उससे हमें उस कंपाउंड के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है। अगर हमें उस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल गया तो यहाँ पे उससे हम उसकी स्ट्रक्चर और उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव, हमने इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखी और इसमें पाया कि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखी तो इसमें पाया कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे। अब जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d6 4s2 Fe3+ होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d5 4s0। मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 2 इसमें से 1 इसमें से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d5 4s0। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव, तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखी तो हमें पता चला कि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3D जो 5 है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट है यहाँ पे। उसके बाद 4s और 4p भी क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अगर हमने इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखी, फिर हमें उससे उस कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, फिर हमने उससे उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हेल्पफुल है। अब जैसे FeF6 3 नेगेटिव की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखी, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू से ये पता चला कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3D ऑर्बिटल्स है ना, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इसके पास D ऑर्बिटल तो वैकेंट है नहीं, तो लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो किससे करेगा? एम्प्टी 4s से, 4p से और 4d से। किससे करेगा? 4s से, 4p से और 4d से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से हमें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लगेगा। नेक्स्ट 4th एप्लीकेशन इज इन एस्टैब्लिशिंग फॉर्मूला ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको एस्टैब्लिश करने में भी हम देख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से हमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर का आइडिया पता चला, क्योंकि जब हमने इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखी तो उससे पता चला कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका स्ट्रक्चर H4p2O6 होगा, ना कि H2p2O3 होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी साल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वाइल इसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट एग्जिस्ट करेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला देखा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से, तो हमें पता चला कि उसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका फॉर्मूला भी ये ना हो के ये होगा। इन एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हमने इन मॉलिक्यूल्स का क्या देखा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू देखी। उससे हमें पता चला कि इनमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओड है, और एक्चुअल में भी इनकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO2, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से भी हमें एग्जिस्टेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन मिल जाती है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करता है
कि फ्री रेडिकल भी बनते हैं किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं, तो वो भी हम उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू से देख सकते हैं। सम हाईली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू फ्रेगमेंट्स, जैसे कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो फ्रेगमेंट्स में डिसोसिएट होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल्स। मेजरमेंट ऑफ काईएम ऑफ सच सब्सटेंसेस हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू फ्री रेडिकल। अगर हमें इन सब्सटेंसेस की जो फ्री रेडिकल बनाते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का आइडिया हो, तो हम परसेंटेज डिसोसिएशन का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हुआ है प्रोडक्ट्स में। जैसे कि हम काईएम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अल्फा नेफ्थाइल डाईफिनाइल मिथाइल, अगर इसके काईएम की वैल्यू इतनी है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसके काईएम की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। वैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसके लिए काईएम की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अल्फा नेफ्थाइल डाईफिनाइल मिथाइल के लिए जो वैल्यू है वो इतनी है। तो मतलब इसमें जो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड है जो फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हुआ है वो कितना होगा, 10/10 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम 11% जो है इसका डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल में। बाकी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो एक अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सारी एप्लीकेशन है जो आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की करनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। और तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है स्पेक्ट्रा, वो हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में या मैसेज करके पूछ सकते हो।